हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में हमने छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने देखा था कि छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट में किस टाइप से भूस्वामी और रैयत के बीच की संबंधों की व्याख्या की गई है। हमने ये भी देखा था कि मुंडा आंदोलन यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो मुंडा आदिवासी समूह का जो विद्रोह था उसके तुरंत बाद छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट लागू किया गया था। और हमने ये भी विचार करने की कोशिश की थी कि छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट जो है वो किस प्रकार आज के संदर्भ में उपयोगी है, नहीं है या क्या है। अब हम देखेंगे कि छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट के तहत की तरह संथाल परगना में भी एक टीएनसी एक्ट है जिसको कि हिंदी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। ये जो टीएनसी एक्ट है ये 1949 में लागू हुआ था और संथाल परगना जिला में ये एक बहुत महत्वपूर्ण काश्तकारी अधिनियम है जो कि फिर छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट की तरह ये भूस्वामी और काश्तकार के बीच के संबंधों की व्याख्या करता है। अब हम देखेंगे कि छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट की तरह इसका जो विस्तार है ये दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा के क्षेत्रों में था। इसके अलावा राज्य सरकार के पास इस अधिनियम के किसी भी खंड के तहत इसको वापस लेने की शक्ति थी या पूरे अधिनियम को भी वापस लेने की शक्ति थी और इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने की भी शक्ति राज्य सरकार के पास दी गई थी। और ये जो अधिनियम है ये क्या होता है कि ये मूलतः कृषि या कृषि भूमि संबंधित चीज़ों को परिभाषित करता है। इसमें एक कृषि वर्ष की भी व्याख्या हुई है और भूगुट बंधा की भी व्याख्या हुई है जिसका कि मतलब है कि जब कृषि उत्पाद से लाभ होगा या उसको बेच करके जो लाभ होगा उस लाभ से कृषि करने वाले को या कृषक को या रैयत को सबसे पहले अपने कर्ज को चुकाना होगा। और तरह तरह के जो तकनीकी शब्दावलियों की भी इसमें व्याख्या की गई है। इसमें संथाल सिविल रूल्स की भी व्याख्या की गई है और टेनेंट यानी कि जो काश्तकार है उसकी भी व्याख्या की गई है। और गांव के मुखिया और मूल रैयत की
परिभाषा दी गई है। और रैयत क्या है, रैयत कितने प्रकार के होते हैं, एक जो वाशिंदे हैं वहाँ के, एक जो गैर वाशिंदे हैं, और एक जो नए रैयत होते हैं। और किस प्रकार से ज़मीन को होल्ड किया जाता है और किस प्रकार से जो किराया है उसका विभाजन किया जाता है, इसकी भी व्याख्या है। और रैयत की जो अधिकारों का भी व्याख्या किया गया है और किस प्रकार रैयत के उस अधिकार को अन्य लोगों को दिया जा सकता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। हम देख पाते हैं कि संथाल परगना टीनेंसी एक्ट जो है, इसका काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया जा चुका है और हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। इस अधिनियम के यानी कि संथाल परगना टीनेंसी अधिनियम के सारे जो अनुच्छेद हैं, सिर्फ अनुच्छेद 53 को छोड़ के, यानी कि सेक्शन 53 को छोड़ करके, इसको संविधान के 9वें अनुसूची में डाल दिया गया है। और डीसी को यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को यानी कलेक्टर को अवैध रूप से भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने की शक्तियां दी गई हैं। और आज के संदर्भ में यहाँ पर कोई का अनुच्छेद जो है संथाल परगना टीनेंसी एक्ट का, एसपीटी का कोई अनुच्छेद ये नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि गैर कृषि भूमि की बात नहीं करता है। और 2016 में जो प्रस्तावित जो इसमें संशोधन था, तो इस संशोधन के हिसाब से कि गैर कृषि भूमि के हस्तांतरण की बात की गई थी और रैयत को इस अनुच्छेद के तहत ये फ़ायदा मिलता कि गैर कृषि भूमि का भी वो व्यावसायिक रूप से और अर्थोपार्जन में उपयोग कर पाता। और अब हम लोग को ये देखना होगा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट में क्या क्या प्रस्तावित संशोधन हैं और कैसे ये सामाजिक और आर्थिक पहलू को प्रभावित करता है। अब हम ये भी देखेंगे अपने अगले वीडियो में कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट की तुलना में अन्य राज्यों में क्या क्या भूमि संबंधित कानून हैं। सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है ये झारखंड के संदर्भ में काफ़ी संवेदनशील मामला रहा है और प्रस्तावित जो संशोधन है वो भी काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। हमको ये भी देखना चाहिए साथ साथ में कि राज्य में
राज्य स्थापना के बाद या फिर आज़ादी के बाद सामाजिक और आर्थिक परिवेश में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, और आज की ज़रूरतों के हिसाब से CNT और SPT में क्या क्या बदलाव होने चाहिए या समाज की क्या आवश्यकता है।